अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में फार्मा सेक्टर का एनालिसिस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर जो है हम लोग जो है वो देखेंगे कि लेट 2025 और बिगिनिंग ऑफ 2026 में तीन जो है वो ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा फार्मा सेक्टर है ये 2026 में अपने सुपर साइकिल के अंदर जो है वो दाखिल हो सकता है। तो यानी इसकी प्राइसेस इसी तरह बढ़ेंगी जैसा पिछले कुछ अरसे के अंदर बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और ऑयल सेक्टर की प्राइसेस जो है वो बढ़ी थी। तो उसी तरह का मोमेंटम जो है वो हम फार्मा सेक्टर के अंदर 2026 के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो थी हमारे पास पाकिस्तानी रुपया जो है वो स्टेबल हो चुका है। समझिए कि उसमें इतनी ज़्यादा जो गिरावट, उतार-चढ़ाव जो है वो नहीं हो रहा डॉलर के अगेंस्ट। दूसरा ये है कि पहले गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर फार्मा सेक्टर की जो मेडिसिन्स थी उसके अंदर, बट अब जब वो गवर्नमेंट ने इनको डीरेगुलेट कर दिया है, यानी कंपनीज जो है अपनी कॉस्ट के मुताबिक इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे जो है वो कर सकती हैं। और तीसरा जो है इंटरेस्ट रेट जो है उनके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा जो वो कमी हो चुकी है, तो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कंपनीज की जो वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। बाकी जो इस वीडियो के अंदर जो आज के दिन मैं 6 शेयर जो डिस्कस करूँगा फार्मा सेक्टर के, उसमें हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड है, हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड, सिटी फार्मा, एबट और एजीपी और साथ में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो इन कंपनीज का जो आप लोगों के साथ जो डिटेल एनालिसिस भी जो वो शेयर किया जाएगा। बारी-बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर जो है ये अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएँगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। आपका रिस्क जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। और साथ में इन शेयर्स के अंदर और जो सेक्टर में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो खबरें चल रही हैं, वो सारी जो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूँगा। अगर आप उनको जानना चाहें, तो वहाँ से जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उनको जो है वो जाके रीड कर सकते हैं। तो पहले हम जब जो 3 चीज़ें आप लोगों के साथ जो 3 फैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर जो है वो अपने सुपर साइकिल के अंदर जो 2026 के अंदर जो वो जा सकता है। तो उसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो वो थी रुपए की स्टेबिलिटी अगेंस्ट डॉलर। पहले क्योंकि पाकिस्तानी रुपया जो काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यू हो रहा था, तो फार्मा सेक्टर को इसकी वजह से जो वो काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही थी। क्यों मार पड़ रही थी? क्योंकि जो हमारा जो फार्मा सेक्टर है, इनका जो 90% जो रॉ मटेरियल होता है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है। तो जब आप इंपोर्ट करते हो और रुपया अगर डीवैल्यू कर जाता है, तो आपको जब वो चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा महँगी पड़ती हैं। तो अब क्योंकि रुपया जो हमारा समझिए कि स्टेबल हो चुका हुआ है काफ़ी ज़्यादा हद तक, तो अब जब जिस प्राइस के ऊपर समझिए कि जो मँगवाया जाता है, तो इन्हें एक जो है एक पहले से ही समझिए कि सारी तैयारी होती है कंपनी कि हम इस रेट के ऊपर मँगाएँगे, तो वो रुपए में इतनी ज़्यादा बड़ी फ्लक्चुएशंस नहीं होगी, जिसकी वजह से कंपनीज़ के मार्जिन जो है उनके अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा और कंपनीज़ को जो वो लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। रुपए की जो वैल्यू जो वो गिर जाती थी उसकी मद के अंदर। एक तो सबसे बड़ा जो है फैक्टर ये है, क्योंकि 90% तक जो रॉ मटेरियल था, वो हमारा इंपोर्टेड था, तो जो कि रुपए की वैल्यूएशन के साथ डायरेक्टली लिंक था। और दूसरा ये कि पहले तो कंपनीज़ को मार पड़ती थी कि जब इंपोर्ट करते थे तो रुपए की वैल्यू गिर जाती थी, तो इन्हें वैसे ही जो रॉ मटेरियल जो काफ़ी महँगा पड़ जाता था। और ऊपर ये होता था कि जब इन्हें माल जो है महँगा पड़ता था, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेज़ जो है वो मेडिसिन्स की जो है वो रेगुलेट करती थी। कैबिनेट कमेटी जो है वो इस तरह की जो है ना सारी पॉलिटिक्स ये सारी इन्वॉल्व थी और यही जो है ये सारी प्राइस को एडजस्टमेंट करते थे। इवन दो कि कंपनीज को जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी, बट जितनी देर तक गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं था आता, उतनी देर तक ये अपनी प्राइसेस नहीं थे बढ़ा सकते। इवन जो है इनको अपने लॉसेस के अंदर ही जो अपना जो स्टॉक है वो सेल करना पड़ता था। बट अब जो है ये जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई है, इन्होंने अब कैटेगराइज्ड कर दिया है कि एक एसेंशियल मेडिसिन है और एक नॉन एसेंशियल मेडिसिन है। तो एसेंशियल्स जो है उनके ऊपर अभी भी रेगुलेटरी मौजूद है प्राइस के ऊपर, बट जो नॉन एसेंशियल्स मेडिसिन है उनको समझे कि डीरेगुलेट जो है वो कर दिया गया है। तो जिसका जो समझे कि डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो आएगा। तो अब अगर प्राइसेज़ जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अगर फार्मा सेक्टर की बढ़ रही है, तो क्योंकि प्राइसेज़ अब डीरेगुलेट हो चुकी हैं,
तो आप जब फार्मा सेक्टर अपनी जितनी समझे कि उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट है उसके ऊपर अपना मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रख के प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं और डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उसको जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे इनको जो है ये सेफगार्ड जो है वो मिल चुका है अपने प्रॉफिट के ऊपर। और साथ में जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, 10% के करीब जो है वो आ चुके हैं। तो उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए कि अगर जो है हालात बेहतर है तो मे बी इनको जो है फर्दर जो है वो रिड्यूस किया जाए। तो क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं जी जब भी प्रोडक्शन करती हैं तो बोरो मनी करती हैं बैंक से, यानी लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट के ऊपर जो वो पैसे उठाती हैं, फिर उससे जो है प्रोडक्शन करके आगे से सेल करती हैं। तो पहले क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज़्यादा थे, तो अब जो वो काफ़ी ज़्यादा जो कम हो चुके हैं, तो अब जो इनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो भी जो काफ़ी जो है समझे कि कम हो चुकी है और इससे भी इनके जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ जाएँगे। तो ये जो 3 फंडामेंटल फैक्टर हैं, तो ये ओवरऑल जो है ये बूस्ट कर सकते हैं हमारे फार्मा सेक्टर को, जो कि 2026 में फार्मा सेक्टर को पुश कर सकते हैं इसके अपने सुपर साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर सकती हैं। तो क्योंकि 2026 की मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो के अंदर जो शेयर मैं डिस्कस करूँगा, उनको मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही डिस्कस करूँगा, ताकि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो ये जो 3 बड़े फैक्टर्स हुए हैं फंडामेंटल बेसिस के ऊपर इस सेक्टर के अंदर, तो अगर आप इनका रियल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे, फार्मा सेक्टर के अंदर, तो फिर आप भी जाइए इनका एक्चुअल जो समझे कि जो फल मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा फार्मा सेक्टर के ऊपर, आप भी उसको एन्जॉय कर सकेंगे। तो फंडामेंटल डिस्कशन आपके साथ हो चुकी है और अब हम जब वो शेयर्स को जब चार्ट के ऊपर जब डिस्कस करेंगे, क्योंकि चार्ट ही हमें एग्जैक्ट बाइंग और सेलिंग के जो लेवल्स है वो बताते हैं। फंडामेंटल्स हमें सिर्फ जब एक समझे कि एक एस्पेक्ट बता देते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो जैसा कि खबरें आपके साथ जो है ये सारी फंडामेंटल्स मैंने डिस्कस की हैं, तो ये हमें एक समझिए कि पॉजिटिविटी ही इंडिकेट कर रही हैं। तो जब हमारे पास पॉजिटिविटी हो, तो फिर हमने जो चार्ट्स के ऊपर जब शेयर को एनालाइज़ करना होता है, सिर्फ हमने खबरों के ऊपर जब नहीं जाना होता, क्योंकि फिर चार्ट के ऊपर हमने एग्ज़ैक्ट लेवल फाइंड करना होता है कि हमने शेयर के अंदर जब एंट्री किस लेवल के ऊपर करनी है और फिर शेयर में से एग्ज़िट हमने किस लेवल के ऊपर करना है। ये जो एग्ज़ैक्ट फिगर्स जो हमारे पास आते हैं एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट, ये हमें टेक्निकल्स के ऊपर ही पता चलते हैं, फंडामेंटल्स हमें इसके बारे में नहीं बताते। तो फंडामेंटल से ये हमें एक मोमेंटम पता चल गया, एक समझिए कि एक एस्पेक्ट जो है, एक जो नैरेटिव है वो पता चल गया कि अब बुलिश है, तो अब बुलिश है तो अब हमने बाइंग की तरफ जाना है, तो बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल्स के ऊपर हमने करनी है, उसके लिए हमने जो है वो टेक्निकल्स को यूज़ करना होता है। तो अभी जो है वो मैं जो है टेक्निकल्स ही आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। तो पहले जो सबसे हमारे पास आज की वीडियो के अंदर जो शेयर है जिसकी मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करूँगा, वो है हमारे पास द सर्ल कंपनी लिमिटेड। चार्ट इसका जो मैंने ओपन कर लिया है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने जो वो चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यानी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। तो लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से ज़ायद का टाइम फ्रेम है। जहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म बोलता हूँ, उससे मुराद 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से ज़ायद का टाइम फ्रेम है। तो सरल कंपनी को अभी जो है मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है डिस्कस करने वाला हूँ। इस शेयर को अगर हम जब देखें, तो लॉन्ग टर्म में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो शेयर है ये कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट इस शेयर ने सॉरी कंसोलिडेट इस शेयर ने जो है इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर किया है, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास 121 रुपए और 40 पैसे की थी। अगर आप लास्ट फ्राइडे की बात करें, यानी लास्ट वीकली क्लोजिंग की बात करें, तो इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 126 रुपए और 2 पैसे के ऊपर दी थी। लास्ट वीक के अंदर इस शेयर ने जो सक्सेसफुली अपना जो ब्रेकआउट जो सबमिट कर दिया था। इस वीक के अंदर इसकी क्लोजिंग आई है 131 रुपए और 51 पैसे के ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर ही जो है ये सस्टेन कर रहा है। तो अगर मार्केट के ऊपर जो थोड़ा-सा प्रेशर आता है, तो मेबी हम जब देखें कि एक दफ़ा इसकी प्राइसेज़ जो वो नीचे थोड़ी-सी जो डिप मारे और अपना जो ब्रेकआउट लेवल है इसका 121 रुपए और 40 पैसे के करीब इसको जो है वो रीटेस्ट करें। तो अगर जो है रीटेस्ट करती हैं, तो वो समझिए कि एक बेस्ट लेवल होगा बाइंग का, तो वहाँ पे आप जो वो बाइंग की तरफ जाएँ, क्योंकि 121 रुपए 40 पैसे का इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, तो जितना आप उस लेवल के करीब-करीब खरीदेंगे या एग्ज़ैक्ट उस लेवल के ऊपर ही खरीदेंगे, उतना ही आपका जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, आपको जो ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। और ये जो लास्ट वीक के अंदर इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, जो कि 121 रुपए 40 पैसे के बाद जो इसने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद जो है इस शेयर ने जो अब 2026 के फर्स्ट क्वार्टर की बात कर लें या उम, ह 2026 का जो फर्स्ट हाफ है उसकी अगर हम बात कर लें, तो उसके अंदर जो इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट इसने एक्सपोज़ किया हुआ है,
वो हमारे पास ₹180 और 65 पैसे का है। तो ₹60 का इस शेयर के अंदर जो हमें गेन नज़र आ रहा है, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर। तो ये एक अच्छा-सा जो गेन बन रहा है इस शेयर के अंदर। तो बाइंग अगर आपने इस टारगेट के लिए करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही आपने करनी है और बाइंग आप कोशिश करें कि ₹121 के जो वो करीब करें। बाकी अगर आप लोग इसके अंदर जो आपने इसको होल्ड रखा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो जितनी देर तक ये शेयर जो है ये ₹98 के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रहा है, उतनी देर तक आपको ऐसा जिसमें से इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये ₹98 का लेवल ब्रेक करता है यानी ₹98 का, तो फिर आप इसमें से जो वो निकल सकते हैं क्योंकि उसके बाद इसकी प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी खतरनाक जो है वो बन सकती हैं। तो बाकी अगर हम इसके अंदर जो है वो बात करें फर्स्ट और सेकंड टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर ₹140 का होगा। सेकंड 160 का और फाइनल ₹180 का जो टारगेट इस शेयर के अंदर होगा। तो नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास दी सर्ल कंपनी के बाद वो है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। तो हेलियन को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो पहले जो है ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हेल्थ केयर जो इस तरह की जो कंपनी थी उससे था, बट अभी जो है इससे जो वो समझे कि ये एक अलग हो चुकी है कंपनी और एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर के ऊपर जो है ये काम कर रही है। तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया था इस शेयर के ऊपर। तो अब अगर हम इस शेयर को जब देखें तो उसको भी जो मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही जो है वो देखूँगा, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो इस शेयर ने कंसोलिडेट किया था यहाँ के ऊपर पेनेट फॉर्मेशन के अंदर। एग्ज़ैक्ट आपको फॉर्मेशन बना के दिखाता हूँ ताकि फ्यूचर के अंदर आपको इस तरह की अगर फॉर्मेशन चार्ट्स के ऊपर जब वो नज़र आए, तो आप खुद उस अपॉर्च्युनिटी को जो है वो अवेल कर सकें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ैक्टली इस शेयर ने जो ये पेनेट फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया था और इस पेनेट फॉर्मेशन की इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी, वो थी हमारे पास ₹952 की और इस वीक के अंदर जो इसने क्लोजिंग दी है वो ₹988 और 78 पैसे की दी है। तो इसी वीक के अंदर जो एग्ज़ैक्टली इस शेयर ने जो अपना ब्रेकआउट जब सबमिट किया है, तो एक अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे तो इसने इस पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है और अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई था ₹975 का, उसका भी जो ब्रेकआउट इसने इसी वीक के अंदर जो है वो किया है। तो ये 2 ब्रेकआउट हमारे पास जो प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। तो ये समझिए कि काफ़ी जो अच्छी अपॉर्च्युनिटी इसके अंदर जो बन चुकी है, तो अपॉर्च्युनिटी इसके अंदर भी जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही है। तो अब अगर हम जो वो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स की बात करें कि कहाँ तक जो है इस शेयर ने जो अब टारगेट आपने एक्सपोज़ किए हैं, तो वो मैं आपको एग्ज़ैक्ट फिगर जो मैं बता देता हूँ। तो 2026 का जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर जो ये है, जो ये शेयर जो है हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइसेज़ जो है वो 1650 तक जो है वो चली जाएँगी। तो अब करंटली ब्रेकआउट जो ₹950 के ऊपर है, तो ₹950 के ऊपर ही इसके अंदर जो बाइंग बनती है और टारगेट जो ऊपर 1650 का है, तो हम इस शेयर के अंदर जो है वो कितना 600 से ₹700 का जो प्रॉफिट पर शेयर के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी जो शानदार अपॉर्च्युनिटी इस वीक इस शेयर के अंदर जो वो बन चुकी है। तो अगर आप लोग इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जब वो जाते हैं, तो स्टॉप लॉस जो वो नीचे ₹795 का होगा। जितनी देर तक ये शेयर इसके ऊपर जो वो सस्टेन करेगा, उतनी देर तक कोई ऐसा जो डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये इस लेवल को जब ब्रेक कर देगा डाउन साइड के ऊपर 795 का, तो जिनके पास पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो आप इसके अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आपको डेफिनिटली इस शेयर में से एग्ज़िट इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद जो समझे कि ये सिग्नल जो वो फेल हो जाएगा, तो फिर जब वो इस सिग्नल के जो टारगेट्स हमारे पास आए हैं टेक्निकल्स के ऊपर, उनको फॉलो करने का कोई ऐसा जो वो फिर हमारे पास तुक जो है वो नहीं बनेगा। तो बाकी अगर हम इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट की बात कर लें, तो वो हमारे पास जो है वो ₹1000 का होगा, एग्ज़ैक्टली राउंड फिगर ₹12 का डिफरेंस है करंट प्राइसेज़ से। तो बाकी जो सेकंड टारगेट है वो 1200 का, थर्ड टारगेट जो है ये लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट कह लें और मिड टर्म का फाइनल टारगेट कह लें जो कि 1400 का होगा और लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट है इस शेयर के अंदर वो हमारे पास साढ़े ₹1600 का होगा। तो अच्छी बड़ी जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। फंडामेंटली कंपनी जो बहुत स्ट्रांग है और ये है कि साथ में टेक्निकल्स के ऊपर भी हमारे पास जो है एक स्ट्रांग कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी है। तो आप इस शेयर को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास फार्मा सेक्टर से वो है हमारे पास सिटी फार्मा। तो सिटी फार्मा लिमिटेड को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लें। क्यों ना खरीदें? क्योंकि ये शेयर जो है अभी फ़िलहाल जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर हमने करना ये होता है कि हमने उस कंसोलिडेशन ज़ोन की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। और फिर शेयर को हमने वॉच लिस्ट के अंदर रखना होता है उतनी देर के लिए जितनी देर तक शेयर जो है अपनी उस
जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, यानी अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना कर दे। जब शेयर जो है अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जब वो कर देता है, तो फिर हम जो है वो उस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अब अगर हम इस शेयर की जो है रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो ₹101 और 50 पैसे की है। करंटली ये शेयर ₹87.79 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर जो है आप लोग इस शेयर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस शेयर को जो है वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रखें और उतनी देर तक वॉच लिस्ट के अंदर रखें, जितनी देर तक ये शेयर जो है ये ₹101.50 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दे देता। और अगर आप लोगों की रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फिर आप इसको डिप के ऊपर भी खरीद सकते हैं और डिप इसके अंदर जो है वो ₹82 की जो वो बनती है। तो अगर नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर ही मूव करता है और अपसाइड के ऊपर ₹101.50 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसी लेवल के ऊपर आप जो इसके अंदर जो बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस जो नीचे इस शेयर के अंदर जो वो ₹82 से नीचे का होगा और जो फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म का, वो हमारे पास 172 रुपए और 50 पैसे का है। और परसेंटेज वाइज़ अगर हम जब देखें, तो वो हमारे पास इस शेयर के अंदर जो है वो 70% से ज़ायद का गेन बनता है। तो अगर जो है समझे कि 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर जो है आपको इतना गेन मिल जाए एक शेयर के अंदर, तो ये एक समझे कि आउटस्टैंडिंग जो है वो प्रॉफ़िट जो है वो बन सकता है। तो इवन दो अगर आप शॉर्ट टर्म अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपने 1-2% जो प्रॉफ़िट बनाना है, तो उससे आपका बनना कुछ नहीं है। 4-5 दिन आप प्रॉफ़िट बनाएँगे, 4 दिन आप प्रॉफ़िट बनाएँगे, 5वें दिन जो है आप लॉस करेंगे। प्रॉफ़िट आप जब 2-2% का बनाएँगे, लॉस आप 20% करेंगे। तो नेट बेसिस के ऊपर आपका पोर्टफ़ोलियो लॉस में चला जाएगा। बट अगर आपके इस तरह के छक्के लग जाएँगे, जहाँ पे प्रॉफ़िट आपका 50% का, 70% का पर शेयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आप शॉर्ट टर्म में अगर करना चाहें तो करते रहें, लेकिन इस तरह के अगर आपके बड़े छक्के जो है वो लग जाएँगे, तो फिर जो आप देखेंगे कि एक तो आपका जो लॉस है वो भी कवर होगा और साथ में आपका पोर्टफोलियो जो है वो नेट बेसिस के ऊपर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये जो इस तरह की बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, इनको वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर रखा करें, इनका वेट किया करें, क्योंकि जब इनके ऊपर आप ट्रेड करते हैं और आपकी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होती है, तो फिर जो है आप देखते हैं कि एक मैसिव ग्रोथ आती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। एक तो इस तरह की बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ का जो ध्यान रखा करें, उनके ऊपर जो काम किया करें और फिर जो है ये कि शेयर को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके रखा करें। यानी मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर जब वो काम किया करें। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि 10 स्टॉक जब वो एटलीस्ट आप पोर्टफोलियो में रखा करें। वो क्यों रखा करें? क्योंकि 10 स्टॉक अगर आप रखेंगे और वो भी अगर डिफरेंट सेक्टर से होंगे, तो कोई ना कोई सेक्टर जो है वो चलता रहेगा और कोई ना कोई स्टॉक जो है वो चलता रहेगा और आप समझे कि डेली नहीं तो वीकली बेसिस के ऊपर एक अच्छी बड़ी जो ट्रेड होती है ना, बड़ी ट्रेड, उसके अंदर जो आप प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहेंगे और आपके पास जो कैश जो है वो भी फ्री होता रहेगा। जहाँ पे आप उस फ्री हुए कैश को और जो आपके पास जो प्रॉफिट आया है, अगर आप उसको विथड्रॉ नहीं करते, तो ये जो सारा कैश आपके पास जो बिल्डअप होता जाएगा पोर्टफोलियो में, आप उसको जो वो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सारे का सारा पैसा सिर्फ एक शेयर के अंदर ही रख लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने इसके अंदर बताया सिटी फार्मा के अंदर 70% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आया। तो अब अगर आप हर चीज़ सेल करके या सारे का सारा पोर्टफोलियो एक शेयर के अंदर ही लगा देते हैं, तो अब 100% श्योरिटी नहीं है कि इसके अंदर 70% का ही गेन मिलेगा। अगर ये ट्रेड फेल होगी, तो इसके अंदर जो है वो लॉस आपको उठाना पड़ सकता है 15 से 20% का। तो ये है कि अगर आपने सिर्फ एक ही शेयर के अंदर जैसा कि सिटी फार्मा के अंदर ही सारी इन्वेस्टमेंट कर ली, अगर तो ये शेयर आपने टारगेट्स के ऊपर चला गया, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर आपको 70% का गेन मिल जाएगा, थोड़े ही अरसे के अंदर। बट अगर वो ट्रेड आपकी सिंगल ट्रेड ही फेल होगी, तो आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो 15 से 20% का डेंट पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर जब वो काम किया करें, ताकि अगर 1-2 शेयर जब वो पिट भी जाए, तो जो डिफरेंट शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, तो वो जो है वो आपको नेट बेसिस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो ले आएँगे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा हमें क्या होता है। तो अब जिनके पास ये पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर ऑलरेडी जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका भी स्टॉप लॉस इसके अंदर ₹82 का ही होगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर जो है इसके अंदर जो है खतरे की घंटी जो है वो बज सकती है। बाकी नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास एबट। तो एबट की डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को ये जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप उन इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह बताए गए शेयर्स के अंदर अगर आप इन लेवल्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे, तो आप अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे और साथ में आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर जब कन्फर्मेशन मिल जाए कि इसकी जो है वो प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जाने वाली हैं,
तो आपको फ़ौरन से बाय का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और उसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेज़ नीचे गिरने लगे, तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेल किस लेवल के ऊपर करनी है और आफ्टर सेलिंग नीचे कहाँ तक प्राइसेज़ एक्सपेक्टेड हैं कि शेयर की प्राइसेज़ जो है वो नीचे कहाँ तक गिरेंगी। तो अगर आप इस तरह की जो बाय सेल के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज़ जो है वो आप साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। साल में आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की जो है वो 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी। इसी ₹6000 के अंदर आपको 1 साल के लिए हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करवाते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी इसी 6000 के अंदर। और इसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, तो जिसके अंदर हम जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जब रिकमेंड करते हैं, जैसा कि ये अभी फार्मा सेक्टर ऑलमोस्ट मैं सारा लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप खुद अपॉर्च्युनिटीज़ देखें कि किस तरह की बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं। तो इस तरह की जो बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जो कि थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिहाज से होती हैं, ये हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर जो है शेयर कर रहे होते हैं। तो उसकी भी एक्सेस जो है आपको पूरे साल के लिए इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको एक्सेस इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है वो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपना जो नेक्स्ट शेयर है उसको जो है वो देख लेते हैं। तो सिटी फार्मा के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एबट। तो एबट लैबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड को हम जब चार्ट के ऊपर जो एनालाइज करते हैं, तो ये शेयर जो है इसको भी हम जब वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे। इस शेयर की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो है ये भी आपने अप ट्रेंड के अंदर है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बट उसका मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से इस शेयर को जो है वो खरीद लेना है। क्यों नहीं खरीदना? इवन दो कि ये शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट स्टिल ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है वो ₹1310 की है। करंटली ये शेयर 1245 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। और इसकी अगर हम रेजिस्टेंस को देखें ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे विजुअली देखेंगे तो ये शेयर जो है ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के जो है वो करीब आ चुका हुआ है। तो जिसका मतलब ये है कि अब आप इस शेयर को जो है वो फौरन से अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रखें, क्योंकि अगर थोड़ा सा मोमेंटम इस शेयर के अंदर स्ट्रांग रहा तो ये बहुत जल्द अपना ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर देगा। मतलब ये कि ये शेयर जो है ₹1310 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, जिसके बाद फौरन हमने इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग करनी है। तो अगर ये शेयर आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स के अंदर जो है ये ₹1310 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो आप ₹1310 की क्लोजिंग के ऊपर ही इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो है बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाएगी। और जो फिर इस शेयर के अंदर अपसाइड के ऊपर जो ये टारगेट एक्सपोज़ करेगा, वो हमारे पास सवा ₹1800 का होगा। तो ₹500 पर शेयर के हिसाब से आपको इस शेयर के अंदर जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसके लिए और फिर जो है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर जो है ये स्टॉप लॉस जो इस शेयर के अंदर होगा वो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो नीचे सपोर्ट लाइन है ना, इससे नीचे का होगा। तो जो कि करंटली ₹1070 का लेवल बन रहा है और ये टाइम के साथ-साथ जब वो चेंज होता रहेगा, ऊपर की तरफ जब वो जाता जाएगा। तो करंटली ये ₹1070 का लेवल है, जो कि टाइम के साथ जो ये चेंज होता रहेगा। तो ये इस शेयर के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म की जो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, जब ये शेयर जो है वो ₹1310 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो उम्मीद यही है कि ये 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके अंदर जो है ये इंशाल्लाह ब्रेकआउट सबमिट कर देगा। अगर तो ये समझे कि बहुत जल्द ब्रेकआउट सबमिट करता है तो फिर जो है ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही जो है ये अपने टारगेट्स की तरफ जो है वो चला जाएगा। जो शेयर भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने फर्स्ट क्वार्टर के समझे कि एक फर्स्ट महीने के अंदर ही जिन्होंने ब्रेकआउट सबमिट किया है, तो उनके अंदर जो है फुल पोटेंशियल मौजूद है कि बाय द एंड ऑफ मार्च यानी ईद के बाद या ईद से पहले ही मे बी वो अपने टारगेट्स की तरफ फाइनल टारगेट्स जो है अचीव कर लें। बट जिन्होंने थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा लिया है फर्स्ट क्वार्टर के मिड तक जो जिन्होंने ब्रेकआउट ये सबमिट किए, तो फिर जो वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये शेयर जो ये अपना 2026 का जो फर्स्ट हाफ है, ये ले लेंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के अंदर। तो एबिट के बाद स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है और ऊपर अपसाइड के ऊपर इसकी पोटेंशियल भी बता दी है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में कहाँ तक जो है वो जा सकता है। बाकी हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर आपको एग्ज़ैक्ट फिगर्स बताए जाते हैं कि कहाँ पे आपने बाइंग करनी है और आफ्टर जो है वो बाइंग आपने एग्ज़ैक्ट जो है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आपने कहाँ पे रखना है। क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम एग्ज़ैक्टली इनको जो मेंशन नहीं कर सकते, बट जो जितनी पॉलिसी जो हमें जो इजाज़त देती है उसके मुताबिक जो आप लोगों के साथ यहाँ पे एनालिसिस जो है वो शेयर कर दिया जाता है। तो एबिट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास
वो है हमारे पास एजीपी। तो एजीपी लिमिटेड को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो सेम इस ये शेयर जो है, ये भी जब वो कंसोलिडेट कर रहा है सेम फॉर्मेशन के अंदर, जिसके अंदर जो है ये हमारे पास एबट लेबोरेटरीज जो परफॉर्म कर रही थी। ट्रायंगल फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है। और इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है इस शेयर के अंदर ₹220 की। इस वीक के अंदर इस शेयर ने हाई लगाया था ₹229 और 89 पैसे का, बट क्लोजिंग इसने 214 के ऊपर जो है वो दी थी, यानी क्लोजिंग इसके ऊपर जो है इसने नहीं दी, इसका ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है। बट ये है कि आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं और उतनी देर तक रखेंगे, क्योंकि ये भी जो बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब आ चुका हुआ है। तो अगर मार्केट ने इसका थोड़ा-सा सहारा दे दिया, कोई हालात ज़्यादा खराब ना हुए, कोई आलमी मंज़रनामे के ऊपर, तो फिर जो है इस शेयर क ये जो शेयर है ना, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह अपना ब्रेकआउट जो सबमिट करेगा और फिर अपने टारगेट्स की तरफ भी जो है वो बहुत जल्द जाएगा। क्योंकि थोड़ी अब हमारे आस-पड़ोस में भी अगर हम देखें तो हालात थोड़े से जो वो खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, तो देखते हैं आगे, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस है वो हमें भी जो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरह की ये जो ग्लोबल डायनामिक्स जो चेंज होते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट आ जाता है। जो कि समझे कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो जिसका आंसर नहीं होता आप लोगों के पास। तो उस तरह के जो है ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, उनके आंसर जो है ना हमारे पास जो एनालिस्ट होते हैं, उनके पास भी जो वो नहीं होते। तो वो फिर समझे कि वो सारे जो है ना चार्ट्स वगैरह, इनका एनालिसिस इनकी भी जो है ना ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है आगे-आगे, बट ये है कि अल्लाह बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए जो भी हो। तो अगर हम इस शेयर को जब देखें, तो रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है, ₹220 और 50 पैसे का राउंड फिगर आप ज़हन में रखें। ₹220 50 पैसे की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर आने वाले वीक्स के अंदर ये शेयर जो है ये क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर ये शेयर जो है ये ₹296 50 पैसे, राउंड फिगर 300 का ही आप ज़हन में रख सकते हैं। यहाँ तक जो आपने टारगेट अपसाइड के ऊपर जो ये एक्सपोज़ कर देगा और आपको जो है वो ₹80 जो है इस शेयर के अंदर जो है वो पर शेयर के हिसाब से जो प्रॉफिट मिल सकता है 2026 के फर्स्ट हाफ तक। क्योंकि अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो हम इसको जो है फर्स्ट हाफ ही कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो नहीं कहेंगे। बट अगर ये ब्रेकआउट कर देता है बहुत जल्दी, तो फिर जो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मे बी ये अपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही जो अपना टारगेट अचीव कर ले। तो ये जो है, अब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं मैं बात कर रहा, वैसे जो है 2026 यानी जनवरी से मार्च तक फर्स्ट क्वार्टर और फिर अप्रैल से जून तक सेकंड क्वार्टर, इस तरह मैं बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि मुझे अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर सिखाना शुरू कर दें कि भाई फाइनेंशियल ईयर में ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये बात नहीं आपने करनी। थोड़ी सी लॉजिकल बात मैं करता हूँ कि सीधी-सीधी बात करो ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। तो एजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है, जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, या फिर जब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो फिर जो इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो ₹184 का होगा। जितनी देर तक ये शेयर ₹184 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या करेगा, उतनी देर तक सेफ है। अगर ये 184 का लेवल जो ब्रेक करता है, तो फिर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर जो है वो खतरे की घंटियाँ जो है वो बज जाएँगी। तो एजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास ग्लैक्सो। तो ग्लैक्सो को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ये शेयर भी जब वो सिमिलर फॉर्मेशन के अंदर ही जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, इसके अंदर भी जब वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, जिसके अंदर जो है ये शेयर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस की अगर हम जब वो बात करें, तो वो हमारे पास है जी ₹447 और 72 पैसे की, और इस शेयर ने जो इस वीक के ऊपर क्लोजिंग दी है वो ₹447 के ऊपर दी है। तो यानी ट्राई इसने किया है कि इस वीक ब्रेकआउट सबमिट करे, बट सबमिट नहीं कर सका। तो आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें, मे बी आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही ये जो अपना ब्रेकआउट जो सबमिट कर दे, तो जिसके साथ फ़ौरन ही इसके अंदर जो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो वो बन जाएगी। तो बाकी फार्मा सेक्टर जो है ना, मुझे जिस तरह की अभी अगर मैं देखूँ गवर्नमेंट की जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं कि मुल्क को जब ग्रोथ की तरफ जब लेके जाया जाए, एक्सपोर्ट को जब बढ़ाया जाए। तो देखिए, एक हमारे पास सेक्टर था पहले आईटी का सेक्टर, जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद थी कि जिसके अंदर जो है ना आप बड़े मार्जिन्स भी ले सकते थे और एक्सपोर्ट को जो बड़ा ईज़िली जो है बढ़ाया जा सकता था। बट जब से ये एआई आई है ना, तो समझे कि अब जो आईटी सेक्टर है उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ जो है वो हो चुका है। तो समझे कि जो पूरी-पूरी कंपनी पहले एक काम करती होती थी, तो आप समझे कि चैट जीपीटी अकेले ही जो वो पूरी कंपनी का जो वो एक बंदा ही काम जो है वो कर लेता है। तो जिसकी वजह से अब आईटी सेक्टर के ऊपर में भी इतना बड़ा फ़ोकस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ जो वो नज़र ना आए।
बाकी जो हमारे पास जो टेक्सटाइल सेक्टर है जिसके अंदर समझे कि हम काफ़ी अरसे से जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी पोटेंशियल है उसके ऊपर जो वो काम किया जाएगा, बट उसके अंदर जो कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, बांग्लादेश ख़ास करके, और आगे कंबोडिया, ये जितना भी ये रीजन है, ये सारा जो टेक्सटाइल के अंदर जो वो डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो फार्मा सेक्टर है, ये गवर्नमेंट की भी समझिए कि नज़रों में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक अनटैप पोटेंशियल है, कि जहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर जो एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर किया जाए, तो मे बी कोई बड़े इंसेंटिव भी आ सकते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि फार्मा सेक्टर के अंदर जो है एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और आपको इसके अंदर जो प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा मिल जाएगा। तो देखें आगे फ्यूचर के अंदर क्या होता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, फैक्ट के ऊपर नहीं, ये अपनी थिंकिंग के ऊपर मैं कर रहा हूँ कि इसको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर होता तो मैं इस सेक्टर को कंसीडर करता, जिस तरह की अभी ग्लोबल डायनामिक्स है, कि जैसे आईटी सेक्टर जो है उसका तो समझे कि अल्लाह हाफिज हो चुका है, और जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ज़्यादा है। इवन तो अभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बट स्टिल जो है वो ज़्यादा है, और भी जो फैक्टर्स हैं वो सारी जो है ना उसकी वजह से हम compete नहीं कर पा रहे। तो ये जो है सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसमें हम जब वो कोशिश अगर करें, तो थोड़े से इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएँ, तो इसके अंदर जो है ये एक्सपोर्ट मार्केट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बाकी देखें आगे फ्यूचर के अंदर जो वो क्या होता है। तो इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, शेयर की, तो ₹447.72 की है, वॉच लिस्ट के अंदर रखें जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस उनका, और जब इस शेयर के अंदर जो है न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी, जब ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ₹447 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर जो है इसके अंदर जो लोग बाइंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनका, और जिनके पास अभी ये शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, सबका स्टॉप लॉस ₹381 का है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इससे नीचे प्राइसेस आती हैं, तो फिर जो आपको इस शेयर में से एग्जिट इख्तियार करना चाहिए, और जब ये शेयर जो ब्रेकआउट कर देगा, यानी 450 से ऊपर निकल जाएगा, तो फिर ₹625 तक इसके जो वो टारगेट जो है एक्सपोज़ हो जाएँगे। परसेंटेज वाइज़ अगर हम जब वो देख लें, तो इस शेयर के अंदर जो परसेंटेज वाइज़ एक्सपेक्टेड गेन जो वो बनेगा, तो वो 40 से 50% का होगा, जब ये शेयर जो वो 450 से ऊपर जो क्लोजिंग दे के सस्टेन करेगा। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से जो मिस ना हों। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक का जो चैनल है, और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, उन सब का जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी कंप्लीट कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हमारे सारे प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, फ्री भी और पेड भी, तो सबकी लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक के ज़रिए आप हमारी जो कम्युनिटी को जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।